नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा अग्निमित्र के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में भी लोकसभा 2024 के चुनाव की गूंज उठ चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच बड़ा जंगी मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। दोनों ही प्रतिद्वंदी पारंपरिक हैं, परंपरा से चुनाव आमने सामने लड़ते आए हैं। एक तरफ जहां प्रताप भानु शर्मा अपने समय में कांग्रेस की तरफ से बड़े नेताओं में गिने जाते थे, वहीं शिवराज सिंह चौहान पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के एकमेव नेता बनकर मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। वर्तमान चुनाव में क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, यह भी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रताप भानु शर्मा के आने से चुनाव में रोमांच आ गया है। ऐसे ही वातावरण में जब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक कांग्रेस की नेत्री हैं अनुमा आचार्य, पूर्व विंग कमांडर, जो सेना के बैकग्राउंड से आती हैं, आज हमारे बीच हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे उनके राजनीति में आने से लेकर और वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में चल रहा है उसके ऊपर। पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य सेना के बैकग्राउंड से आती है। सेना के बैकग्राउंड और सिविलियंस के बीच एक बड़ा लंबा अंतर होता है। हमने जानने की कोशिश की कि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राजनीति को ही क्यों चुना। सेना ने हमें चुनौती लेना सिखाया, क्योंकि हम चुनिंदा महिलाएं थीं जो पूरे पुरुषों के साम्राज्य के अंदर आईं, और चूंकि हमें साबित करके दिखाना था, प्रयोग था वो, और वो सफल होता तभी और महिलाएं अंदर आती। तो हमें उसके कारण 24 घंटे से भी ज़्यादा कईयों बार काम करना पड़ा। लगातार 2-2 दिन हमने काम किया, और इस तरह से भारतीय वायुसेना में आज महिलाएं फाइटर पायलट के भी रोल में आई। तो ये एक चीज़ थी, चुनौती लेना और चुनौती लेके कामों को अंजाम देना। तो मुझे जब भारतीय वायुसेना में पेंशन मिली तो मुझे लगा, चूंकि मैं अपने माता पिता को बचपन में खो चुकी थी और विदिशा काफ़ी आया करती थी, मेरे बाबा यानी मेरे पिता को विदिशा बहुत पसंद था, तो विदिशा में मैंने कभी भी कंक्रीट का थोड़ा मोड़ा विकास तो देखा, लेकिन पूरा एक तरह से पूरा क्षेत्र का उठकर चला आना, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जैसे कि रोजगार के क्षेत्र में, वो मैंने अपने पूरे 5 दशकों में नहीं देखा। तो मुझे लगा कि अगर मैं राजनीति में आती हूँ और मुझे अवसर मिलते हैं तो लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि वाकई एक सांसद या एक जनप्रतिनिधि या एक विधायक या एक कोई भी जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र से जुड़ के काम करता है तो वो कैसे अंजाम तक पहुंचता है। खासतौर पे ऐसा व्यक्ति जिसको बजट मैनेजमेंट आता हो, क्योंकि बजट जब साल का आता है, आते आते अप्रैल से सितंबर हो जाता है और सितंबर से फरवरी तक उसको विकास में बदल के खत्म करना पड़ता है। चूंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट और परचेज मैनेजमेंट की ऑफिसर थी तो मैं ये जानती थी कि आए हुए बजट को कम से कम समय में पूरी तरह से रोटेट करके विकास में बदलेंगे, तभी कोई क्षेत्र में विकास होता है। और यही मेरा कारण था कि मैंने सोचा कि अगर मुझे वायुसेना में इतने कमेंडेशन मिल सकते हैं तो क्यों नहीं मैं अपनी जन्मभूमि के लिए ये काम करके देखूं। सेना में अपने आप एक बनी हुई टीम होती है और आप उस टीम का नेतृत्व करते हैं, तो आपके ऊपर होता है कि आप टीम को कैसे, किस दिशा में रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से ढाल सकते हैं। लेकिन सिविल में सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल काम टीम बनाना होता है। टीम बनेगी तब तक आपको बहुत समय हो जाता है, तो ये भी ना हो कि उम्र भी हाथ से निकले, ये भी ना हो कि टीम भी ना बन पाए। तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले टीम बनाना, और टीम बनाने का सबसे अच्छा नियम जो है, जो राजनीति में अक्सर नहीं होता, कि एक दूसरे को एम्पावर करते हुए, लोगों को मजबूत बनाते हुए आगे बनेंगे तो सारे लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन कोई एक अगर आगे जाने की कोशिश करता है तो पूरी की पूरी टीम का ढांचा ही गिर जाता है, जैसा कि मैं अपने आसपास देख रही हूँ। आपने राजनीति में काम करने के लिए कांग्रेस को ही क्यों चुना?
देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो इस देश के संविधान की विचारधारा है। कांग्रेस का अपना भी एक संविधान है जिसमें लगभग लगभग वही चीजें हैं जो इस देश के संविधान में हैं। कांग्रेस सबके लिए समावेशी है, कांग्रेस सर्वोदयवादी है, हर एक का उदय हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कार्यकाल में हमने देखा कि वे वर्चस्ववादी लोग हैं। सत्ता भी हो तो चुनिंदा लोगों के हाथ में हो, बाकी लोग भीड़ का हिस्सा हो। इसी तरह अगर लोगों का अलग अलग क्षेत्र में अधिकार हो तो भी वो चुनिंदा लोगों के हाथ में हो, सबके हाथ में ना हो। तो ये जो चीज है, जो भारतीय जनता पार्टी इस देश की आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म कर रही है, उसके खिलाफ केवल कांग्रेस की विचारधारा जो समावेशी है या लोकतंत्र की विचारधारा जिसे हम कहेंगे, वही काम कर सकती है। और यही मेरा कांग्रेस की तरफ आकर्षित होने का कारण है। जबकि मेरी पूरी शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर में हुई है जो कि आरएसएस का स्कूल है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। और हमारी सेना, जहां इसका सबसे सुंदर समन्वय दिखता है, वहां चारों धर्मों के पूजा स्थल एक ही जगह पर होते हैं, तो वही भावना हमारे देश को आगे ले जाएगी। हमने देखा है दुनिया के भी वही देश आगे बढ़ते हैं जहां ये समावेशी भावना होती है। अनुआ आचार्य चूंकि विदिशा से संबंध रखती हैं, यहाँ उनका बचपन बीता है, उनका परिवार यहाँ रह रहा है, तो हमने जानना चाहा कि विदिशा को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से लेती हैं। राष्ट्रीय महत्व में विदिशा कहाँ आकर रुकता है। तब अनुआ जी ने विदिशा के राष्ट्रीय महत्व को अपने शब्दों में हमसे कहा। विदिशा एक असीमित संभावनाओं वाली जगह है। मेरी जन्मभूमि है तो मुझ पे इस पर गर्व भी है। विदिशा से ही आप देखिए, यहाँ पे जो यहाँ हेलियोदर का जो स्तंभ कहलाता है, वो उसका एक हम देखते हैं कि वो कुतुब मीनार के वहाँ पर लगा हुआ है। तो इस जगह की इतिहास ने बड़ी कीमत की। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे स्वतंत्रता के बाद जो पहले मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे वो लोकतांत्रिक विचारधारा के थे, लेकिन वो यहाँ से 2 बार हारे। अंततः उनको मंदसौर से जीत कर आना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि विदिशा में जितनी संभावनाएं हैं उनको आगे बढ़ाना, यहाँ का टूरिज्म डेवलप करना, यहाँ के लोगों के लिए इंडस्ट्री खोलना और यहाँ की नदियों के जल को पवित्र बनाए रखना, साफ बनाए रखना, ये सारी संभावनाएं देखती हूँ मैं विदिशा में। इसके लिए सतत प्रयास की जरूरत है और राजनीति में केवल स्वार्थ की राजनीति की नहीं, अपने विदिशा की, अपने जगह की मिट्टी, अपने जगह का नदी, अपने जगह की पानी, अपने जगह का पत्थर जिसका अवैध उत्खनन होता चला जा रहा है, इन सब को संरक्षित रखना, इन सारी संभावनाओं को मैं देखती हूँ। और मैं ऐसे ही आशा करती हूँ कि कभी मौका मिलेगा तो इन सब सारी तरफ मैं ये काम करने की कोशिश भी करूंगी। हमने जानना चाहा कि उन्होंने एक लंबे समय तक क्षेत्र में मतदाताओं से, क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की है, उनसे मिली है। किस तरह का रिस्पांस उन्हें इस संसदीय क्षेत्र में मिला है। उन 3 सालों में जो कार्यकर्ताओं का साथ मिला है, जो उनका संपर्क पहली बार स्थापित हुआ तो वो कभी टूटा नहीं, बल्कि और कार्यकर्ता जुड़ते गए। फिर उनके यहाँ जो आयोजन होते थे मैं उनमें भी जाती थी और उसके कारण उनसे और भी ज़्यादा संवाद बना रहा। तो अभी जनवरी से लेकर और मार्च तक मैंने लगभग 50 से 57 गांव किए, उनमें मैं गई और रुकी भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर। जैसा उन्होंने मुझे सुविधा दी वैसे मैं रुकी और उससे मेरी आत्मीयता उनके साथ जुड़ी। तो उस आत्मीयता का साथ लेकर मुझे लगता है कि जो मेरा भावनात्मक संबंध इस पूरे क्षेत्र से बना है उसका मुझे फायदा होगा। और जो आप रिस्पांस की बात कर रहे थे वही बता रही हूँ कि अब जो उनसे संबंध है वो चूल्हे तक के रिश्ते में परिवर्तित हो चुका है। हमने अनुआ जी से ये भी जानना चाहा कि वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, उनको लेकर क्षेत्र में मतदाताओं में क्या रुझान है, किस तरह के परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस को मिलने वाले हैं। चूँकि वे क्षेत्र में घूमी हैं, उन्होंने कई पदयात्राएं की हैं, तो शायद वे अंदाज़ा भी लगा सकती हैं। तब उन्होंने इस संबंध में हमसे विस्तार पूर्वक बताया। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार काठ की हांडी जो है वो चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 4-4, 5-5 बार विदिशा के क्षेत्र के लोगों ने सांसद बनाया।
और उसके साथ साथ वो मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनको राजनीतिक जो मियाद मिली वो बहुत लंबी मिली। और उसके बाद भी ना तो वो रायसेन जैसे क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछा पाए, ना वो मकरोनिया जो डैम है उसके साथ न्याय कर पाए, ना वो बेतवा की सफाई कर पाए, और तो और इसी क्षेत्र में कई सरकारी स्कूल बंद हो गए। बाकी जो सरकारी स्कूल है उनकी शालाओं की इमारतें जर्जर हो रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को 30 साल का समय मिलता है तो वो तो पता नहीं क्या क्या परिवर्तित कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह जी ने प्रशासनिक काम किए हैं, उन्होंने लोगों के पास जा जा के सहानुभूति बटोरने के काम किए हैं, कहीं मामा कहकर खुद को, कहीं अपना भाई बताकर। लेकिन अगर आप भी देखें, ये जो देश है ना 30 साल में तो कितना ही आगे बढ़ता है। क्या विदिशा रायसेन का लोकसभा क्षेत्र आगे बढ़ पाया? क्या हमारे आसपास हम वैसा विकास देखते हैं जिसकी हमें उम्मीद थी? कौन सी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें? मंडीदीप में इंडस्ट्री है तो उसमें रायसेन के लोगों को ही काम नहीं मिलता, युवा कहीं और से अपना रोजगार ढूंढता है, जबकि वहां पे भोपाल के और दूसरे शहरों के लोग आके काम करते हैं। तो जब क्षेत्र की संसाधनों का क्षेत्र के लोगों को फायदा ना मिले तो फिर क्या आपने काम किया? तो मैं मानती हूँ शिवराज सिंह जी के खिलाफ बहुत सारा अंडरकरंट ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उनके उन्हीं बातों को सुनकर लोग ऊब चुके हैं, झल्ला चुके हैं। कुछ नया नहीं है शिवराज सिंह चौहान के पास करने के लिए, और इस समय तो उनको शीर्ष नेतृत्व में ने उनको अलग ही कर दिया है। एक तरह से ये कहा जाए कि किनारा कर दिया है तो वो भी सही है। और उनके जो भारतीय जनता पार्टी में उनके जो उत्तराधिकारी आए हैं मोहन यादव जी, उन्होंने अलग उनको प्रताड़ित कर रखा है। शिवराज जी के अपने ही लोगों पर छापे पड़ रहे हैं। कुल मिला के माहौल ये है कि शिवराज सिंह चौहान प्रचार खूब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उनकी पत्नी फोन कर रही है, यानी कि डर है। ये आपको समझना होगा कि इस डर के कारण साधना सिंह जी कई कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से फोन कर रही हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अगर लोकतंत्र के सभी प्रक्रियाएं ठीक से पूरी होती हैं और प्रशासन को अपनी तरफ वो गलत दबाव से नहीं करते, तो मैं मानती हूँ यहाँ कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं हैं। एक और बड़ा अहम प्रश्न हमने हनुमान आचार्य जी के सामने रखा कि शिवराज सिंह जी ने एक लंबे समय तक विदिशा का नेतृत्व किया है, वे यहाँ के प्रतिनिधि रहे। उनके कार्यकाल में विदिशा के विकास को वे किस तरह से देखती हैं? आपके जरिए ये मैं कहना चाहती हूँ कि 8 एकड़ से 800 एकड़ तक का मालिक बनने की कहानी शिवराज सिंह जी की सबके सामने है। जो उनका फार्म हाउस है, वहाँ तक बनी हुई पक्की रोड और उसके आगे की कच्ची रोड, ये बता देती है कि विकास किसका हुआ है। इसके अलावा उनके पुत्र, उनकी पत्नी, सभी के पास अच्छी संपत्ति है, तो उन्होंने स्वयं का विकास किया है। एक हमारे मुंबई के लोग एक तरह की कहावत करते हैं, कहते हैं कि येड़ा बन के पेड़ा खाना, यानी कि बुद्धू बन के सहानुभूति बटोर के और सबके अपने लिए सब कुछ बटोर लेना, ऐसा किया है शिवराज सिंह चौहान ने। जबकि आप देखेंगे प्रताप भानु शर्मा जी जब सांसद थे तो पूरे क्षेत्र में उन्होंने प्राथमिक स्कूल खुलवा दिए थे और मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनवा दी थी। शिवराज सिंह जी ने स्कूल बंद कर दिए। सबसे पहले लोगों की जागरूकता स्कूल से शुरू होती है, शिक्षा से शुरू होती है, जो हमारे प्रताप भानु शर्मा जी ने अपने कार्यकाल के दौरान सबसे पहला ध्यान दिया था। उसके अलावा वो बिजली लेकर आए थे कई गांवों में, उन्होंने ये जो अपना फ्लाईओवर है नीमताल के पास वो बनवाया था, और भी कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उन्होंने करवाया था। और आज उनका घर जाके देखिए, जैसे उनका घर पहले था ऐसा ही आज है, जैसी संपत्ति पहले थी वैसी ही आज है। तो जहां शिवराज सिंह चौहान कई सैकड़ों गुना अपना खुद का उन्होंने संपदा बढ़ाई है, वहीं प्रताप भानु शर्मा जी अपनी ईमानदारी के साथ और जैसे वो रहते हैं, सबको उपलब्ध होते हैं, वैसे रहते आए हैं। तो मैं आपके जरिए कहना चाहूँगी, खास तौर पे अपने पहली बार के मतदाताओं से, कि आपके दादा की उम्र के जो आपको अच्छी आपके दादा जैसे आपको कहानियाँ सुनाते हैं और वो लोकोक्तियाँ बताते हैं,
उस तरह का आपको अगर चरित्र गढ़ना है तो आपको कांग्रेस के अनुभवी प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा जी को वोट देना चाहिए। लेकिन अगर आप भ्रांतियों से, भ्रमों से, झूठ से, छलावे से, चमक से अगर आप इससे प्रभावित होंगे तो केवल आपका और आपका भविष्य खराब होगा। आपकी नौकरियों में आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, आप सपने नहीं देख सकेंगे। अगर आपको सपने भी देखना है और पूरे भी करना है तो एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति को वोट दीजिए जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ तो है ही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्कूल खोले थे इसी तरह से वो आपके लिए रोजगार की व्यवस्था भी करेंगे। इसलिए अगर आपको वोट देना है और पहली बार वोट देना है तो एक ऐसी पार्टी को जिसने जांबाजी से देश को स्वतंत्रता दिलाई और उसके बाद देश को गढ़ा था, उसी को दीजिएगा।